इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीके और इससे जुड़ी बातें लोगों को आसान भाषा में बताने का वैज्ञानिकों से आह्वान किया। भारत में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ते हुए 93.81% हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कोविड-19 महामारी के समय का उपयोग बड़े नीतिगत फैसले लेने में किया गया और सकल घरेलू उत्पाद के ताजा आंकड़े इसके उत्साहवर्धक परिणाम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली पर्व में भाग लेंगे और गुरु नानक जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीके के विकसित करने वाली 3 टीमों के साथ वर्चुअल बैठक की है। ये 3 टीमें पुणे की जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड तथा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की हैं। श्री मोदी ने कोविड-19 महामारी से निपटने का टीका बनाने के लिए इन कंपनियों के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की है। टीके के विकास के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों के सामर्थ्य पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों से कहा कि ये विनियामक प्रक्रियाओं और संबद्ध मुद्दों के बारे में अपने सुझाव तथा विचार दें। उन्होंने कंपनियों को परामर्श दिया कि उन्हें टीके और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में सरल भाषा में आम लोगों को जानकारी देने के अतिरिक्त प्रयास भी करने चाहिए। टीके की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संभार तंत्र, परिवहन और कोल्ड चेन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। जिन टीकों के बारे में चर्चा की गई वे सभी परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। इनका विस्तृत डेटा और नतीजे अगले वर्ष की शुरुआत से मिलने की आशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संबंधित विभागों को सलाह दी कि वे निर्माताओं के साथ पूरा सहयोग करें ताकि इनके प्रयासों के अच्छे नतीजे सामने आएं और देश तथा दुनिया की जरूरतें पूरी की जा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के टीके विकसित करने की व्यापक समीक्षा के लिए अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हाल ही में दौरा किया था। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री ने जल्द से जल्द टीका विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कोरोना वायरस से लड़ने में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की अपील की। केंद्र सरकार ने देश के कोविड वैक्सीन विकास मिशन कोविड सुरक्षा के लिए तीसरी किश्त के रूप में 9 अरब रुपए के पैकेज की घोषणा की है। ये राशि कोरोना के टीके पर शोध और विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे देश में 5-6 जगह टीके के विकास के काम में तेजी लाने में मदद मिलेगी। इस प्रयास से कोविड के टीके के विकास, प्रमाणीकरण और उसे जन स्वास्थ्य व्यवस्था में लाकर संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। कोविड सुरक्षा मिशन के पहले चरण में 12 महीने के लिए 9 अरब रुपए का प्रावधान किया गया था। मंत्रालय ने बताया कि शोध और उत्पादन दोनों क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने टीका बनाने के कुल 10 तरह के प्रयासों में मदद दी है। रूसी टीके स्पुतनिक के अलावा 5 टीकों का मानवीय परीक्षण चल रहा है और अन्य 3 टीकों का भी जल्द ही मानवीय परीक्षण शुरू किया जाएगा। इस बीच देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़ते हुए 93.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 45,333 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की कुल संख्या 88,47,000 से ऊपर पहुंच गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,46,952 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,772 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोविड मामलों की कुल संख्या 94,31,000 से ऊपर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण स्वस्थ होने की दर अधिक होने तथा इन प्रयासों के चलते मृत्यु दर में कमी आई है। भारत में मृत्यु दर 1.45% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 443 लोगों की मौत हो जाने से कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 1,37,139 हो गई है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 8,76,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इन जांचों से अब तक कुल संख्या 14 करोड़ 3 लाख से ऊपर पहुंच गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के विपरीत प्रभाव का अनुमान पहले ही लगा लिया था और उन्होंने इस मुश्किल समय का इस्तेमाल नीति निर्माण के लिए फैसले करने में किया। श्री शाह ने आज गुजरात के अहमदाबाद में 2 फ्लाईओवर का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि, बिजली और कर सुधार सहित विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक नीति आधारित कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के ताजा आंकड़े उत्साहवर्धक हैं और आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक बने रहने की आशा है। गृहमंत्री ने कहा कि गुजरात में बिजली की खपत और जीएसटी संग्रह कोविड पूर्व स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात महामारी के बावजूद देश में सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर हासिल करने वाला राज्य बन गया है। श्री शाह ने कहा कि गुजरात सभी क्षेत्रों जैसे बंदरगाहों, तीर्थस्थलों, औद्योगिक शहरों और बड़े रेलवे स्टेशनों को जोड़ने में पहले स्थान पर बना हुआ है। श्री शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवहन के सभी साधनों को जोड़ने का काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में राज्य को देश में अग्रणी बनाने के प्रयास सफल हुए हैं और सफल प्रयास किए गए हैं। श्री शाह ने कहा कि गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि गुजरात देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की स्थापना में भी सबसे अग्रणी है। गुजरात देश में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों की शुरुआत करने में भी अग्रणी है। श्री शाह ने राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद उसने बुनियादी ढांचागत विकास को रुकने नहीं दिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन 2 फ्लाईओवरों के निर्माण में कुल 71 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली पर्व में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली पर्व में शामिल होंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के हंडिया, प्रयागराज और राजा तालाब वाराणसी के 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना में कुल 2,447 करोड़ रुपए की लागत आई है। उम्मीद है कि इससे प्रयागराज और वाराणसी के बीच यात्रा समय में 1 घंटे की कटौती होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना और सारनाथ पुरातात्विक स्थलों का भी दौरा करेंगे। आईआईटी मद्रास ने कोविड-19 महामारी की स्थिति के बावजूद एक मजबूत प्री प्लेसमेंट कीर्तिमान स्थापित किया है। आईआईटी संस्थान में प्रथम सत्र के दौरान पिछले शनिवार तक 182 छात्रों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, जबकि 2019-20 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान 170 छात्रों को रोजगार के अवसर मिले थे। आईआईटी अधिकारियों का कहना है कि प्री प्लेसमेंट प्रस्ताव के अवसर के पीछे एक प्रमुख कारक इसका मजबूत प्रशिक्षण कार्यक्रम है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमारात के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत संदेश सौंपा। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत की विश्वसनीय साझेदारी के रूप में भूमिका को रेखांकित किया और कोविड महामारी के बाद आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त अरब अमारात के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर जयशंकर दुबई में एक्सपो 2020 के भारतीय मंडप स्थल को देखने भी गए। संयुक्त अरब अमारात में भारत के राजदूत पवन कपूर ने उन्हें एक्सपो 2020 के बारे में जानकारी दी। श्री जयशंकर ने नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और संयुक्त अरब अमारात की मजबूत साझेदारी को दर्शाने वाले भारतीय पवेलियन की प्रगति की समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर हाल में 3 देशों बहरीन, संयुक्त अरब अमारात और सेशल्स की यात्रा पर रवाना हुए थे। गुरु नानक जयंती और गुरु पर्व आज भारत सहित विश्व भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। ये पर्व सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इस वर्ष गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाशोत्सव है। इस दिन विश्व भर में श्रद्धालु प्रार्थना और कीर्तन में शामिल होते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु पर्व बहुत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
गुरु नानक देव जी की जयंती पर भारत और विदेशों में रहने वाले सभी नागरिकों, विशेषकर सिख समुदाय के भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि गुरु नानक देव का जीवन और शिक्षाएं सभी मनुष्यों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने एकता, सद्भाव, बंधुत्व तथा सेवा का मार्ग दिखाया और कड़ी मेहनत, ईमानदारी तथा आत्मसम्मान के आधार पर जीवन शैली का दर्शन प्रस्तुत किया। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। प्रस्तुत है समाचार पत्रों से। संकलनकर्ता और वाचक हैं हर्षवर्धन। देश भर से प्रकाशित आज के हिंदी समाचार पत्रों में विविध विषयों पर संपादकीय लेख लिखे गए हैं। इसके साथ ही प्रमुख समाचारों ने मुख्य पृष्ठ पर स्थान पाया है। कोरोना संक्रमण पर हिंदुस्तान की विशेष खबर है। होम आइसोलेशन वालों के घर औचक निरीक्षण होगा। 61% मरीज हैं पृथकवास में, 22,000 से अधिक हैं ऐसे मरीज। दैनिक भास्कर का कहना है, दुनिया के जिन देशों में सर्दी शुरू हो चुकी है वहां कोरोना से मौतें तेजी से बढ़ने लगी हैं, लेकिन भारत में अभी ऐसा देखने को नहीं मिला। 1 नवंबर के बाद से देश में 7.2% कम हुए मरीज और मौत में भी 3.8% की गिरावट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, जीएसटी डिफॉल्टर से रिटर्न फाइल कराने की कोशिश हो रही तेज। राजस्व विभाग के अधिकारी निजी तौर पर संपर्क करने का कर रहे हैं प्रयास। हिंदुस्तान का कहना है, पीएफ से निकासी रिटर्न में दिखानी जरूरी होगी। आयकर नियमों के अनुसार कोरोना संकट में विशेष निकासी का विवरण भी जरूरी। अमर उजाला का कहना है, कल से 5 अहम बदलाव। एटीएम के नियम और रसोई गैस के दाम बदलेंगे। 24 घंटे आरटीजीएस और बीमा प्रीमियम घटा सकेंगे। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर अब कुल्हड़ में मिलेगी चाय। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 400 स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय देने की हो चुकी है शुरुआत। सरकार ने प्लास्टिक कप का इस्तेमाल रोकने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दैनिक जागरण की खबर है, डाक घर बचत खाते में 500 रुपए से कम रखने पर लगेगा शुल्क। जिनके पास चेकबुक नहीं है वे 50 रुपए का न्यूनतम बैलेंस रख सकते हैं, सावधानी के साथ। इस शीर्षक से दैनिक हिंदुस्तान का संपादकीय लिखता है कि 5 से ज्यादा वैक्सीन तैयारी के अंतिम चरण में है, तो ये पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है। किसी वैक्सीन के 90% तक सफल होने का दावा किया जा रहा है तो ये अच्छी बात है, पर यदि कोई वैक्सीन शुरुआती स्तर पर 50% भी सफल होती है तब भी ये बड़ी कामयाबी होगी। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन से सूचना आई है कि दुनिया में सभी लोगों को वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि 60-70% लोगों के शरीर में भी वैक्सीन पहुंच जाए तो कोरोना से लड़ने में सफलता मिल जाएगी। WHO के टीकाकरण विभाग के निदेशक ने ये तो नहीं बताया कि विश्व भर में कितने लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसके लिए जारी कोशिशों पर ज़रूर बात की। एक वैज्ञानिक मॉडल बनाने की कोशिश हो रही है ताकि टीकाकरण की ज़रूरत का ठोस अंदाज़ा लगाया जा सके। दुनिया के बहुत से ऐसे कोने हैं जहां वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी। कोरोना वैक्सीन ऐसी नहीं है कि पोलियो वैक्सीन की तरह सबको ज़रूरत पड़े। कोरोना से जुड़ी एक और सकारात्मक खबर है। फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार सार्वजनिक जगहों पर अगर 70% लोग भी मास्क पहनने लगे तो कोरोना को काबू किया जा सकता है। इस शोध ने एक बार फिर प्रमाणित किया है कि कोरोना से लड़ने में मास्क का उपयोग बहुत ज़रूरी है। शोध में ये भी पता चला है कि सर्जिकल मास्क को कोरोना के खिलाफ 70% कारगर पाया गया है। अगर सार्वजनिक स्थानों पर 70% लोग भी सर्जिकल मास्क पहनने लगें तो कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत हद तक सफलता मिल सकती है। शोध टीम के सदस्य और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के डॉक्टर संजय कुमार विश्वास के साथ कहते हैं कि यदि आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं है और आप किसी सामान्य कपड़े से मुंह ढककर रहते हैं तब भी संक्रमण से बचे रहने की पूरी संभावना है। साफ है, मास्क पहनने की आदत डाल लेने में ही सबकी भलाई है। कोरोना से जुड़ी तीसरी खबर भी सकारात्मक और उत्साहवर्धक है। नीदरलैंड की रबर बाउंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया है कि कोरोना से संक्रमित लोगों के फेफड़े पर असर पड़ रहा है, पर ज्यादातर लोगों के फेफड़े कोरोना संक्रमण के 3 महीने के समय में ठीक भी हो जा रहे हैं। पिछले दिनों ये सूचना तेजी से फैली थी कि कोरोना पीड़ितों के फेफड़ों पर गहरा असर डाल जाता है। क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में प्रकाशित इस शोध को 128 ऐसे मरीजों पर किए गए परीक्षण से तैयार किया गया है जो गंभीर अवस्था में आईसीयू में पहुंच गए थे। 3 महीने की अवधि में उनके फेफड़ों की प्रभावित कोशिकाओं में सुधार देखा गया है। मतलब सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुल कोरोना मामलों में से महज 10% लोग निमोनिया से पीड़ित हो रहे हैं और महज 5% लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। आज सावधानी ही समय की मांग है। कोरोना सामान्य फ्लू से ज्यादा खतरनाक है।
मरने वालों की दर 3.5% से अधिकतम 4% तक जा सकती है। वैज्ञानिकों की सलाह पर गौर करते हुए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना संक्रमण हमारी सावधानियों से ही काबू में आ जाए। विरोध की जिद छोड़े बिना आंदोलित किसान और सरकार के बीच वार्ता नहीं पहुंचेगी सकारात्मक नतीजे पर। इस शीर्षक से दैनिक जागरण का संपादकीय कहता है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आकर डेरा डालने वाले किसान संगठनों और भारत सरकार के बीच होने वाली बातचीत किसी सकारात्मक नतीजे पर तभी पहुंचेगी जब किसान इस बातचीत में अपने मनमाफिक नतीजे हासिल करने की जिद छोड़ेंगे। उनकी ओर से ये कहना एक प्रकार से सरकार पर बेजा दबाव बनाने की ही रणनीति है कि वे बिना किसी शर्त के बातचीत करेंगे और जहां पर हैं वहीं बातचीत करेंगे। ये रुख रवैया ठीक नहीं। ये सब कुछ वैसा ही रवैया है जैसा परिचय उन्हें उकसाकर सड़कों पर उतारने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह देते आ रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने जिस तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात करना भी उचित नहीं समझा, वो हैरान करने वाला है। ये रवैया नए सिरे से ये बताता है कि किसानों को आगे कर किस तरह से संकीर्ण राजनीति की जा रही है। किसान आंदोलन अब एक जिद का रूप ले चुका है। जब खुद प्रधानमंत्री नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों को कई अधिकार मिलने की बात रेखांकित कर रहे हैं और सरकार के स्तर पर बार बार ये कहा जा रहा है कि अनाज बेचने की किसी पुरानी व्यवस्था को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि एक वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है, तब कानूनों के विरोध का औचित्य समझना कठिन है। ऐसा लगता है कि पंजाब के किसान खुद को उन आढ़तियों के चंगुल में ही बनाए रखने में अपना हित देख रहे हैं जो उन्हें बरगलाने में लगे हुए हैं। यदि किसानों को बरगलाया नहीं गया होता तो उनके दिल्ली कूच करने की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं थी। दिल्ली में जिस तरह का जगह जगह डेरा डालकर लोगों को तंग किया जा रहा है, उससे कोई बेहतर नतीजे शायद ही निकलें। किसानों को ये स्मरण रखना चाहिए कि उन्हीं की आवाज़ सुनी जाती है जो जनता की सहानुभूति अर्जित करने में सक्षम हो जाते हैं। किसान संगठनों की ओर से पहले पंजाब और अब दिल्ली एनसीआर में जो कुछ किया जा रहा है, उससे इसके आसार बहुत कम है कि आम जनता की किसानों के प्रति सहानुभूति बढ़ेगी। उचित ये होगा कि किसान इस पर नए सिरे से विचार करें कि आखिर नई व्यवस्था से उन्हें नुकसान क्या हुआ है अथवा हो रहा है, और फिर किसी फैसले पर पहुंचे। यदि उन्हें इस साल कोई नुकसान नहीं हुआ तो ये बेजा आशंका क्यों उत्पन्न की जा रही है कि आगे किसानों का अहित होने जा रहा है। जब तमाम अर्थशास्त्री और कृषि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि नए कानून किसानों के लिए नई संभावनाएं खोलने का काम करेंगे, तो उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। लीजिए सुनिए सामयिक वार्ता। आज की सामयिक वार्ता का विषय है प्रधानमंत्री की जनता से साहस बनाए रखने की अपील। आलेख ऑल इंडिया रेडियो के समाचार विश्लेषक कौशिक रॉय का है। अनुवादक और वाचक हैं हर्षवर्धन। ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की 18वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीयों के साथ एक खुशखबरी साझा की। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी को ये जानकर गर्व होगा कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी मूर्ति कनाडा से वापस भारत लौट रही है। इस मूर्ति को वाराणसी के एक मंदिर से चुरा लिया गया था और लगभग 100 साल पहले 1913 के आसपास देश से बाहर इसकी तस्करी कर दी गई थी। श्री मोदी ने कनाडा सरकार और उन सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त किया जो इस अनमोल सौगात को भारत वापस लाने के कार्य को सुगम बनाने में लगे हुए थे। माता अन्नपूर्णा का काशी से बहुत गहरा संबंध है। उनकी मूर्ति का वापस आना हम सभी के लिए एक सुखद अनुभूति है। प्रधानमंत्री ने 12 नवंबर को डॉक्टर सलीम अली जी के 125वीं जयंती समारोह की शुरुआत की। डॉक्टर सलीम ने पक्षी अभयारण्य अर्थात बर्ड वॉचिंग के क्षेत्र में शानदार कार्य किया है। उन्होंने भारत की और दुनिया के सभी पक्षी प्रेमियों को भी आकर्षित करने का काम किया। भारत में पक्षी प्रेमियों की बहुत बड़ी संख्या है। श्री मोदी ने लोगों को इस विषय से अपने आप को जोड़ने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि अपने जीवन की व्यस्त दिनचर्या के बीच हाल ही में केवड़िया में उन्हें पक्षियों के साथ समय बिताने का एक यादगार अवसर मिला। श्री मोदी ने कहा, भारत की संस्कृति और शास्त्र ज्ञान सदा से ही पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। बहुत से लोग उनकी खोज और अध्ययन करने के लिए भारत आए और कभी वापस नहीं गए, जबकि कुछ इस संस्कृति के वाहक के रूप में अपने अपने देशों में लौट गए। प्रधानमंत्री ने जोनास मेसेट्टी के काम को याद किया, जिन्हें विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जोनास ब्राजील में लोगों को वेदांत और गीता पढ़ाते हैं। वो रियो डी जनेरियो से 1 घंटे की दूरी पर स्थित पेट्रोपोलिस पहाड़ियों में विश्वविद्या नामक एक संस्था चलाते हैं। जोनास ने भारत में वेदांत दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वो 4 साल तक कोयम्बटूर में अर्श विद्या गुरुकुलम में रहे। जोनास भी अपने संदेश के प्रचार के लिए
प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग करते हैं। वो नियमित रूप से ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। वो एक दैनिक पॉडकास्ट भी चलाते हैं। पिछले 7 वर्षों के दौरान वेदांत पर अपने निःशुल्क और सबके लिए पाठ्यक्रमों के माध्यम से 1 लाख से भी अधिक छात्रों को पढ़ा चुके हैं। जोनास केवल एक महान काम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इसे बड़ी संख्या में लोगों द्वारा समझी जाने वाली भाषा के माध्यम से भी संचालित कर रहे हैं। लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि कोरोना और एकांतवास के इस समय के दौरान उनके लिए कैसे ये सब सहायक सिद्ध हो सकता है। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने जोनास को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और उनके भविष्य के कार्यक्रमों के लिए शुभकामनाएं भी दी। श्री मोदी ने कहा, न्यूजीलैंड में नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक संस्कृत में शपथ ली। एक भारतीय के रूप में भारतीय संस्कृति का प्रसार हमें गर्व से भर देता है। प्रधानमंत्री ने गौरव शर्मा को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम गुरु नानक देव जी की जयंती 551वें प्रकाश वर्ष के रूप में मना रहे हैं। दुनिया भर में गुरु नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैंकूवर से वेलिंगटन तक, सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक उनके संदेश चारों ओर सुनाई देते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये बात कही गई है, सेवक को सेवा बन आई, अर्थात सेवक का धर्म सेवा है। श्री मोदी ने कहा, सजगता ही उत्साह जगाती है। उन्होंने हरियाणा के कैथल के एक प्रवासी भारतीय किसान उद्यमी वीरेंद्र यादव, जिन्होंने अपनी जागरूकता के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, उनके प्रयासों को याद किया। उनके खेतों में पड़ी पुआल उनके लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय थी। इसके सदुपयोग के लिए वीरेंद्र जी ने पुआल के बंडल बनाने वाली एक स्ट्रॉ बेलर मशीन खरीदी। इसके लिए उन्होंने कृषि विभाग से वित्तीय सहायता भी प्राप्त की। इस मशीन से उन्होंने पुआल के बंडल बनाने शुरू किए। बंडलों को बनाने के बाद उन्होंने पुआल को कृषि ऊर्जा संयंत्रों और पेपर मिलों को बेच दिया। केवल 2 वर्षों में ही वीरेंद्र जी ने 2.5 करोड़ रुपए से भी अधिक का कारोबार किया है और लगभग 50 लाख रुपए का लाभ कमाया है। इसका लाभ उन क्षेत्रों के किसानों को भी मिल रहा है जहां से वीरेंद्र जी पुआल की खरीदारी करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया को कोरोना के पहले मामले के बारे में पता चले 1 साल हो गया है। तब से पूरी दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लॉकडाउन से बाहर निकलकर अब टीके पर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि कोरोना के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही अब भी घातक सिद्ध हो सकती है। हमें कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ते रहना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रति संकल्प की पुष्टि और कर्तव्यों का पालन करना, जो कि एक व्यक्ति के रूप में संविधान द्वारा हमें सौंपा गया है, यही बाबा साहेब अम्बेडकर को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्री मोदी ने कहा, जैसा कि वर्ष 2020 का समापन निकट आ रहा है, हमें नई आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।